4 अमीर देवरानियों ने गरीब बहू को ठंड में घुमाया स्विट्जरलैंड। माँ जी, मुझे क्यों खींचा? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू कभी गौतम की नजरों के सामने ना आती ना तो कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरी वजह से ये सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब मैं दिखाऊंगी तुझे तेरी सही जगह। शीला ने ऐसे बोलकर शिवानी की बाजू को पकड़ा और उसे वो खींचते हुए घर से बाहर ले गई और उसे दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया, जिससे शिवानी गिर पड़ी। माँ जी, क्या हुआ? चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा मेरी आंखों के आगे ना आना। चल निकल। माँ जी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। तू माफी के लायक ही नहीं है। आरती इसका सामान लेकर आ, आज ये अपने मायके ही जाएगी। शीला ने ऐसे बोलकर आरती का सामान भी घर से फेंकना शुरू कर दिया। उनके घर के कलेश को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी घरों से तमाशा देखने को निकल आए थे। और सुना है बेटे की पसंद थी, तभी तो देखो कैसा बर्ताव कर रही है शीला जी। माना कि बेटे की पसंद थी, लेकिन अब तो बहू ही है ना। सारे जमाने में गरीब बाप की बेटी का तमाशा बना दिया इस औरत ने। देखो तो सही जरा कैसे सामान भी फेंक रही है। सभी ऐसे ही बातें बना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शिवानी ने शीला के कदम पकड़े हुए थे। लेकिन देखने की बात यह रही कि आखिर शीला अपनी बहू से ऐसा बर्ताव कर क्यों रही थी। क्या शिवानी से कोई बड़ा पाप हुआ था, या इसमें शीला का कोई स्वार्थ था, या कुछ और? अब शीला अपनी बहू के साथ क्या करेगी? उसे घर बुलाएगी या भेज देगी? जानने के लिए कहानी में कुछ पीछे चलते हैं। निकम्मा, नालायक, ना जाने कहाँ है। इतनी भी शर्म नहीं है कि माँ फोन कर रही है तो उठाकर जवाब ही दे दे। माँ भैया का तो ना जाने कैसा ही दिमाग है। मुझे तो उनकी सोच ही समझ नहीं आती कि ना जाने वो सोचते क्या है। मैंने भी फोन कर दिया, बाबा को बोलकर उनसे भी फोन करवा दिया, लेकिन वो तो किसी की भी बात का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो सारी शर्म लिहाज तो बेच खाई है उसने। अब बस हमें अपनी बेशर्मी दिखाता रहता है। मैं भी फोन मिलाती ही रहूंगी, देखती हूँ कि कब तक नहीं उठाता है। ठीक है माँ, जैसे भैया ने हमें सताया हुआ है वैसे ही आप भी इनको खूब ही तंग करो। अरे यार, इस फोन ने बच कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हद होती है अपने बच्चों को सताने की भी। जरा सी देर को यार दोस्तों के साथ बैठ जाना मेरे परिवार को गवारा ही नहीं है। अरे तो गौतम, तूने भी तो उनकी नाक में दम किया हुआ है। तेरी माँ ने तुझे तेरे बाबा के पास भेजा भी था तुझको किसी काबिल बनाने, लेकिन खरा नहीं उतरा। अब मैं हूँ, अजय है, अनिल है, हम तीनों ही काम करते हैं और खाली वक्त निकाल कर कुछ देर को इधर उधर बैठते उठते हैं। लेकिन जरा तू खुद को देख, तू तो नल्ला है, निकम्मा है। अरे तुझे अगर ताने नहीं देंगे तो क्या खुद को देंगे? बस करो तुम सभी। तुम्हारे पास में थोड़ा सा दिल बहलाने को आ जाता हूँ और तुम मुझे मेरे परिवार से कम महसूस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। अरे भाई हाँ, तो कोई काम करने लग। अब तेरी भी उम्र है कि तू काम करे और फिर शादी करके अपना घर बसाए। हाँ बस बहुत देर बैठ गया मैं तुम लोगों के साथ और तुमने मुझे बैठा दिया। अब मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो सही गौतम। अरे अब सुनने समझने की कोई बात बाकी नहीं है। तुम सभी भी मेरे परिवार की ही तरह हो, जो बस बात बात पर मुझे ताने मार सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ। गौतम ऐसे बोलकर अपने दोस्तों के पास से उठ आया। गौतम एक निकम्मा लड़का था जो अपने परिवार के साथ रहता था। गौतम का निकम्मेपन और आवारगी की वजह से काफी ज्यादा ताने सुनने पड़ते थे। गौतम के घर में उसके 4 भाई भी थे जो कि अभी पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए काम के लिए गौतम को ही फोर्स किया जाता था। अपने दोस्तों के पास से नखरे में उठकर गौतम चला गया और अभी वो अपने घर को आ ही रहा था कि तभी अरे आज के दौर में जहाँ हर एक घर में समर है, पानी की सप्लाई है, ऐसे में ये लड़की मटका लेकर कहाँ जा रही है? हे भगवान, यहाँ से मीलों दूर मानो कुआं है। चलकर जाने में तूती बोल जाती है। थकान हो रही है। क्या हो अगर मैं इसी लड़की से शादी कर लूं? ये गरीब घर की लड़की है। मेरे दोस्तों ने बोला था कि तेरा कभी घर नहीं बस पाएगा, तो अब मैं उनको उन सभी से पहले घर बसा कर दिखाऊंगा। और अगर मैं किसी गरीब घर की लड़की से शादी करूंगा तो वो मुझसे काम वाम को भी नहीं कहेगी, ना ही उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी। वाह वाह, मुझे भी कहो। वैसे दिमाग तो मेरे अंदर बीरबल वाला फिट है। चल गौतम, अब तेरी बारी है। गौतम के दिल में अभी भी शैतानी चल रही थी। वो खुद से ऐसे बोलकर अपने घर पहुंच गया जहां उसकी माँ और बहन उसका इंतजार कर रही थी। माँ देखो, आ गए हमारे बड़े भैया। आओ आओ भैया। मेरी इतनी खातिरदारी क्यों? तुम काम ही ऐसे करते हो कि क्या करे, तुम्हारी खातिरदारी करनी पड़ती है। आओ आओ, कौन सा तीर मार कर आ रहे हो? समझो माँ, तीर ही मार दिया है मैंने आपके लिए बड़ी बहू पसंद कर ली है। बड़ी बहू पसंद कर ली है? क्या मतलब कि तू शादी करेगा? तुझसे अभी कोई काम तो संभाला गया है नहीं और तू शादी करके घर गृहस्थी को संभालेगा? बोल। हाँ माँ, आज मेरे दोस्तों ने मुझे एक बात समझाई, जो कि ये थी कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं जिम्मेदार बन जाऊंगा। समझ रही हो ना आप?
मेरे ऊपर जब मेरी पत्नी की ख्वाहिशों की जिम्मेदारी होगी तो मैं उसके लिए काम भी करूंगा और इसी तरह से मेरी आवारगी खत्म हो जाएगी। बोलो, आप इस बारे में क्या बोलती हो? ठीक बोला तूने बेटा। तो फिर क्या कोई लड़की है तेरी नजर में जिसके लिए तू बदल जाए? हाँ माँ, है ना एक बहुत ही प्यारी सी लड़की। अरे वाह, बात बन गई। अब मैं करूंगा ना अपनी जिंदगी में मजे ही मजे। गौतम की हर एक बात के पीछे एक गहरा मतलब था। गौतम की बात को सुनकर एक पल के लिए शीला बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन जब गौतम ने लड़की के बारे में खुलकर अपनी माँ को बताया तो क्या कहा? वो लड़की निहायती गरीब है? नहीं तो उससे शादी नहीं करेगा। तू जानता भी है, तू उस गांव की सबसे ज्यादा गरीब परिवार की लड़की से शादी को बोल रहा है और हमारा घराना इस गांव का सबसे अमीर घराना है। तो क्या माँ आप मेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाएंगी? ठीक है, तो फिर मैं सदा के लिए ऐसा ही नल्ला निकम्मा रहूंगा और शादी भी नहीं करूंगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको मेरी जिंदगी को संवारती हो या फिर मुझे मेरी जिंदगी को बिगाड़ती हो। गौतम की बात को सुनकर शीला मजबूर हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके बड़े बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से हो, लेकिन गौतम ने यह नहीं माना और आखिर में मजबूर होकर शीला को न चाहते हुए भी अपने बेटे की शादी शिवानी से तय करनी पड़ी। अभी शिवानी का गृह प्रवेश हो ही रहा था, लेकिन देखने की बात यह थी कि कोई भी उसके गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर नहीं था। गौतम जी, यहाँ तो कोई भी मेरा गृह प्रवेश करने के लिए नहीं है। मैं अंदर कैसे आऊँ? अरे नहीं, तो कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपनी माँ और बहन को अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी, इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इन सभी बातों पर ध्यान ही न दो। ऐसे ही आ जाओ, कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे गौतम जी? मैं ऐसे ही घर में तो नहीं आ सकती हूँ। अरे ठीक है, तो फिर रहो बाहर। अब मैं क्या बताऊं? क्या कहा? मैं बाहर रहूं? पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। घर से तो मैं बड़े ही सपने देखकर आई थी कि अमीर ससुराल मिल रहा है, अच्छे से मेरा गृह प्रवेश होगा, अच्छे से मेरा स्वागत किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ कितना सूना है। अरे ओ सोच की देवी, क्या हुआ? आ क्यों नहीं रही हो? हाँ हाँ, आ रही हूँ। शिवानी ऐसे बोलकर घर में अंदर आ गई, जहां उसके कमरे तक वो गौतम के साथ ही जाने लगी। गौतम जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछूं? आपके घर में सभी बहुत ही जल्दी सो जाते हैं क्या? क्योंकि कैसी भी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं, सोते तो नहीं है, तुम उन सभी पर ध्यान मत दो। गौतम को शिवानी के लिए जरा भी बुरा नहीं लग रहा था, ना ही उसको कुछ महसूस हो रहा था। वो शिवानी को ऐसे ही कमरे में ले गया और शिवानी की मुलाकात अपने घर में किसी से नहीं हो पाई। ऐसे ही अगला दिन निकला और आज के दिन शिवानी ने बहुत सारे अरमान सजाए हुए थे। कल तो कोई भी मेरे पास नहीं आया था, शायद सभी को शादी की थकान होगी, लेकिन आज तो मैं सभी के लिए खाना बनाऊंगी। हो सकता है माँ जी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पड़ोस में भी बांटे। आज के लिए तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। शिवानी ऐसे ही खुश होते हुए तैयार होने लगी। कुछ ही देर के बाद वो तैयार होकर नीचे चली गई, जहां उसकी नंद और सास थी। नमस्ते माँ जी और ननद जी। अरे नहीं, माँ जी ने या आरती ने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। माँ जी, ननद जी, आप कैसी हो? माँ, मुझे इनसे बात नहीं करनी है, तो फिर ये क्यों मेरे पास आकर सवाल किए जा रही हैं? जितने भी कम दिमाग होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। शीला और आरती की बात को सुनकर शिवानी को काफी अजीब सा लगा, लेकिन उसने सब कुछ बस नजरअंदाज कर दिया और माँ जी, ये लीजिए, ये है 5,000 रुपए। मेरे माँ बाबा का बस इतना ही देने का हिसाब था। माँ जी, ये भी आप ही रख लो। आपने मुझे रहने को इतना बड़ा घर दे दिया, तो बस अब मुझे और क्या ही चाहिए हो सकता है। ला दे। अब क्या बैठे हुए मेरा मुंह ताक रही है? जा यहाँ से। माँ जी, मेरी पहली रसोई नहीं करवाओगी? क्या क्या बोली तू? बहू, तेरी पहली रसोई? तेरा दिमाग तो सही है ना? तो इतने गरीब घर से आई हुई है, मैं तेरी पहली रसोई करवाऊंगी तो ना सोचा भी कैसे? तो फिर माँ जी, मेरी पहली रसोई की रस्म नहीं होगी क्या? अरे आपको समझ नहीं आता है क्या? जब माँ ने बोल दिया है कि नहीं होगी तो नहीं होगी। जो बहुएं अपने साथ कुछ लेकर आती है ना, वो ऐसे सवाल करती हुई अच्छी लगती है। आप तो बस एक नौकरानी की तरह हो, समझ आया? अपनी सास और नंद की बातें सुनकर शिवानी को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। वो बस उदास सी होकर बैठ गई कि तभी उससे उसकी सास शीला बोली, अरे ओ महारानी, यहाँ ऐसे मुंह बनाकर मत बैठ। घर का काम पड़ा हुआ है, चल सफाई कर, बर्तन धो, और भी बहुत काम है, वो सब कर। अब तू मेरे घर में आ गई है तो तुझे इस घर के काम करने ही पड़ेंगे। हाँ, हमारा दिमाग मत खाओ, जो माँ ने बोला है वो सारे काम करो। शीला की बात को सुनकर शिवानी बस उदास सी होकर उठ गई और फिर उसने काम करने शुरू कर दिए। ऐसे भी कहीं होता है क्या? मेरी सास तो मुझसे पहले दिन ही ऐसे बात कर रही है और काम भी करवानी है, जैसे कि ना जाने कितने दिन से मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन माँ जी जो बोल रही हैं वो भी तो मुझे करना ही पड़ेगा। बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद सफाई कर लूंगी। वाह, यहाँ तो पानी की टंकी है, इसमें से पानी आ रहा है, तो बर्तनों का काम कितना आसान हो गया।
शिवानी ऐसे ही खुश होते हुए काम को करने लगी। अभी शिवानी को अंदाजा नहीं था कि वो कैसे परिवार में आ चुकी थी और आगे उसको क्या क्या झेलना बाकी था। शिवानी ने बर्तन धो दिए, जिसके बाद उससे झाड़ू पोछा करने को बोल दिया गया। घर काफी बड़ा था, इसलिए सफाई करते करते शिवानी काफी ज्यादा थक गई। ये भगवान, इन लोगों का घर कितना बड़ा है, लोग इतने कम और घर इतना बड़ा। पता नहीं गौतम जी कहाँ है, मुझे तो सुबह भी दिखाई नहीं दिए। अरे यार, तुम कहते थे ना कि मेरा घर कभी नहीं बसेगा। न मैं नल्ला हूँ, निकम्मा हूँ। अब देख लो, अब मेरा घर भी है और मेरी पत्नी भी है। अरे हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कौन सा बाप तुझे अपनी बेटी देने को राजी हो गया। मैं तुझसे ज्यादा भरोसे के लायक हूँ और अब जानते हो, मैं अपनी पत्नी के लिए कमाने को स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। अरे बस रहने दे, हम तेरे बारे में कुछ अच्छे से जानते हैं कि तू स्विट्जरलैंड क्यों जा रहा होगा। तुझे तेरे बाबा के साथ काम करने को नहीं है जो तू इतनी दूर जा रहा है। अरे मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, बाबा के साथ काम करके मुझे पीछे नहीं रहना है। मैं अपने लिए नए रास्ते खुद खोलूंगा। अरे बस जाने दे। गौतम के दोस्त उसे छेड़ने लगे, लेकिन गौतम जो सोच चुका था उससे अब पीछे नहीं हटता। गौतम ने सारा दिन शिवानी की कोई खैर और खबर नहीं ली। वो बस अपने दोस्तों के साथ रहा और शाम को जब वो घर आया तब उसे शिवानी खाना बनाती हुई मिली। मैं आ गया माँ। अरे वाह, गौतम जी आ गए। मैं उनसे पूछती हूँ कि वो मेरा बनाया हुआ खाना खाएंगे भी या नहीं। एक काम करती हूँ, खाना कमरे में ही ले जाती हूँ, खा ही लेंगे। शिवानी खुशी खुशी अच्छी उम्मीद से गौतम के पास खाना लेकर पहुंची, लेकिन अरे शिवानी, तुम ये खाना क्यों लेकर आई हो? गौतम जी, आप मेरे हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाओगे क्या? ये मैंने बनाया है और आपको खिलाने को लाई हूँ। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, ये तुम रखाओ। मेरे पेट के अंदर जरा भी जगह नहीं है जो मैं ये खाना खा सकूं, सच्ची में। बस एक निवाला तो चख ही सकते हैं ना। अरे तुम्हें समझ नहीं आता, जब मैंने मना कर दिया तो बस कर दिया, बार बार क्यों पूछती रहती हो? ठीक है, मत खाइए, मैं लेकर जा रही हूँ। बेचारी शिवानी बड़ी ही उम्मीद के साथ गौतम के पास आई थी, लेकिन उसे दुखी कर दिया। शिवानी की ना कोई पहली रसोई की रस्म हुई, ना ही उसको कोई शगुन मिला। बेचारी का सारल का पहला दिन ही ऐसे गुजरा जैसे कि वो कोई गुनाह करके आई हो। शिवानी काफी उदास हो गई थी, लेकिन उससे उसकी उदासी की वजह पूछने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर गए। शिवानी को अमीर ससुराल तो मिल गया था, लेकिन उसकी जिंदगी का सारा प्यार, सारी अपनाहियत, सब कुछ खत्म हो चुकी थी। वो बेचारी बस एक रोबोट की तरह घर में काम करती रहती थी, जिसकी भी उसको कभी कोई अच्छाई नहीं मिलती थी। ऐसे ही आज के दिन शिवानी घर का पोछा लगा रही थी कि तभी वहां गौतम आया। माँ आरती, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे अपने सपनों की उड़ान भरने। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, ये सोचकर कि आप सभी को सरप्राइज दूंगा। मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ काम के लिए, वो भी आज अभी। स्विट्जरलैंड? वो भी अभी? लेकिन क्यों जा रहा है तू स्विट्जरलैंड? तेरा कौन सा बिजनेस है वहां, बोल। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो मेरे ऊपर चढ़ाई कर रही हो। चढ़ाई ना करूँ तो क्या करूँ? तुझे तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू स्विट्जरलैंड जाकर भी कोई काम नहीं करेगा। अरे माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप अभी भी मुझे नल्ला निकम्मा ही समझते हो, लेकिन मैं वहां जाकर सच्ची में मेहनत ही करूंगा। तूने फ्लाइट भी बुक कर दी है और होटल भी बुक कर लिया है। हाँ माँ, सब कुछ कर चुका हूँ। अब तो मुझे कोई तूफान भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, जब तू किसी तूफान से नहीं रुकेगा तो हम फिर क्या चीज हैं? चला जा। शीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी शीला ने गौतम को जाने की इजाजत दे दी। वहीं दूसरी तरफ शिवानी कमरे में आई। गौतम जी, अभी तो हमारी शादी ही हुई है और आप इतनी दूर जा रहे हो। एक बार कम से कम मेरे बारे में ही सोच लेते। क्या सोचता? कमाने को ही तो जा रहा हूँ। तो क्या मैं आपके लिए जरा बेमायने नहीं रखती हूँ? बोलिए, कम से कम मुझे एक बार बताया तो होता कि मैं वहां जा रहा हूँ। हाँ, नहीं बताया, मेरी मर्जी। अब क्या, मैं हर काम ही बता कर करूंगा? मेरा पीछा छोड़ो, मेरी फ्लाइट है, मुझे देर हो जाएगी, मुझे जाने दो। गौतम ऐसे बोलकर अपना लगेज लेकर जाने को निकल गया। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए थे और शीला के दिमाग को गुस्सा चढ़ रहा था। हे भगवान, ये कैसा ससुराल मिला है मुझे, जहाँ मुझे कुछ समझा ही नहीं जाता। अरे यहाँ आह माँ जी, मुझे क्यों खींचा? सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ। अगर तू कभी गौतम की नजरों के सामने ना आती ना तो कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरी वजह से ये सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब मैं दिखाऊंगी तुझे तेरी सही जगह। शीला ने ऐसे बोलकर शिवानी की बाजू को पकड़ा और उसे वो खींचते हुए घर से बाहर ले आई और उसे दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया, जिससे शिवानी गिर पड़ी। आह माँ जी, क्या हुआ? चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा मेरी आंखों के आगे ना आना। चल निकल। माँ जी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई, लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। तू माफी के लायक ही नहीं है। आरती, इसका सामान लेकर आ, आज ये अपने मायके ही जाएगी। शीला ने ऐसे बोलकर आरती का सामान भी घर से फेंकना शुरू कर दिया। उनके घर की कलेश को सुनकर पड़ोसी भी घरों से तमाशा देखने को निकल आए थे और
सुना है बेटे की पसंद थी, तभी तो देखो कैसा बर्ताव कर रही है शीला जी। माना कि बेटे की पसंद थी, लेकिन अब तो बहू ही है ना। सारे जमाने में गरीब बाप की बेटी का तमाशा बना दिया इस औरत ने। देखो तो सही जरा कैसे सामान भी फेंक रही है। सभी ऐसी ही बातें बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिवानी ने शीला के कदम पकड़े हुए थे। माँ जी मेरी क्या गलती है, मुझे घर से मत निकालो ना। वादा करती हूँ घर के सारे काम करूंगी, कभी कुछ मांगूंगी भी नहीं, बस मुझे मत निकालो ना। मेरा बेटा चला गया इसीलिए तुझे निकाल रही थी, लेकिन फिर मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी, इसीलिए अंदर ही आ जा। लेकिन जैसे बोला है ना तूने वैसे ही रहना। मेरे घर को हमेशा अपने मालिकों का घर समझना। इसको अगर तूने भूल से भी अपना घर समझने की भूल की ना, तब मैं तुझे बताऊंगी। शीला की बातों पर बस शिवानी ने गर्दन हिलाती रही और वो घर में अंदर आ गई। अब शिवानी के लिए शीला का घर और भी पराया हो गया था। एक तरफ शीला को अपने एक बेटे की पसंद हजम नहीं हो रही थी, तो वहीं बाहर उसके चारों बेटे शादी कर चुके थे। तानी, अब तो मेरी पत्नी बन चुकी हो। सच में हम भाइयों को तो यकीन ही नहीं होता जब हम सोचते हैं कि तुम हमें मिल गई हो। सही कहा भैया, तुम चारों बहनों से हमें कब प्यार हुआ और कब शादी होगी पता ही नहीं चला। वो सब तो ठीक है, हमने शादी तो कर ली, लेकिन क्या आपकी माँ हम बहनों को अपना लेंगी? उन्हें हमसे कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे भैया ने भी अपनी पसंद से ही शादी की है। और अगर भैया अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं और माँ भी उन्हें अपना सकती है, तो फिर हमें क्यों नहीं? सही कहा। तो अब क्या हम अपने ससुराल को चले? अरे बिल्कुल, वहां तुम अपनी भाभी और नंद से भी मिल लेना। ऐसे बोलकर चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों को अपने घर ले आए। शीला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बाकी बेटे इस तरह से शादी करके घर पहुंचेंगे। जैसे उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान हो गई। अरे मुकुल, सौरभ, नितेश और निखिल, तुम चारों लड़कियों के साथ क्या हो रहा है यहाँ? माँ बस ये लड़कियां नहीं है, आपकी बहू हैं। बहुएं हैं? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम शादी करके घर आए हो? हाँ माँ, हमें ये लड़कियां यूनिवर्सिटी जाते ही पसंद आ गई थी, इसलिए हमने इनसे शादी कर ली। आप भैया की पसंद पर भी तो राजी ही थी, तो इन्हें भी अपनी बहू मान लो। ऐसे कैसे मैं इनको अपनी बहुएं मान लूं? वैसे लड़कियां देखने से तो सही घराने की लगती हैं। ठीक है, वैसे अब जब तुमने शादी कर ही ली है तो मुझे इनको अपनी बहुएं मानना ही पड़ेगा। शीला ने लालच में उन चारों को अपने घर में बुला लिया। वो समझ गई थी कि वो चारों अमीर बाप की बेटियां हैं। शीला की बात को सुनकर तानी, मेघा, यामिनी और अक्षरा चारों घर में ही आ गई। जहां शिवानी, अरे ओ शिवानी, तू बहरी है क्या? हाँ माँ जी बोलो। आप स्टोर रूम को धोने को बोल रही थी ना, तो मैं बस वही थी। बताइए कि क्या बात है? दिखता नहीं है कि तेरी देवरानियां आई हैं। चल इनके लिए कुछ खाने को बना। ठीक है माँ जी। अरे रहने दीजिए, आपके कपड़े सारे धूल में हो रहे हैं, आप सफाई ही कर लो। नहीं, मैं बना दूंगी, कपड़े बदल कर बना दूंगी। शिवानी घबरा रही थी। उसका बर्ताव देखकर चारों देवरानियों को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। शिवानी ने सफाई को बीच में रोक कर ही उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया और फिर उनसे सफाई की। ऐसे ही शिवानी की देवरानियों को अब घर में आए हुए एक हफ्ता बीत चुका था। वो चारों ही चंट चालाक थी। न उन्होंने शीला को कोई पैसे दिए और न ही शीला उनसे घर का कोई काम करवाती थी। बेचारी शिवानी ही कोलू के बैल की तरह काम में लगी रहती थी, जिसकी वजह से चारों को उसके लिए बुरा भी लगता था। नमक है या जहर? दोबारा से खाना बना, सारा मुंह खराब कर दिया। माँ जी नमक कुछ ज्यादा तेज हो गया क्या? मैं इसे हल्का करने का कोई जुगाड़ देख लेती हूँ। नमक हल्का नहीं होता, मुझे मत सिखा। जा जाकर खाना बना। माँ जी अपनी बहुओं से ऐसे कौन करता है? अगर नमक तेज हो गया है तो कुछ और मंगवा कर खा लो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, समझ आया? शिवानी की हड्डियां निकल आई थी, लेकिन फिर भी शीला उसे तंग करने का एक मौका नहीं जाने देती थी। ऐसी उसने आज भी उससे खाना बनवाया। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन शिवानी सब्जी लेने बाजार आई हुई थी। पीछे से उसकी देवरानियां भी काम से आ गई थीं। और अरे सोना मोना, तुम कैसी हो? अरे देखो तो कौन आया। शिवानी, शिवानी तेरी शादी तो सुना है कि बड़े अमीर घर में हुई है, तो कहाँ कहाँ गई तू? हालत तो देख, लगता है कि कहीं गई होगी। सोना और मोना ऐसे ही शिवानी को चढ़ाने लगी। शिवानी कुछ नहीं बोल पा रही थी कि तभी हाँ, नहीं गई हमारी जेठानी जी, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अब जाएंगी, वो भी स्विट्जरलैंड। हाँ, अपने फोन का नेट तो खुला रखना तुम। क्या है ना कि स्टेटस तुम तक आ जाना चाहिए। चलो भाभी। चारों देवरानियां ऐसे बोलकर शिवानी को अपने साथ ले आई। और तुमने ऐसे क्यों बोला कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी? क्योंकि हमें पता चला है कि आपके पति वहीं हैं और माँ जी भी आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करती, इसीलिए हम आपको घुमाने लेकर जाएंगे। तैयार रहना और माँ जी को मत बताना, जाते वक्त हम उन्हें खुद संभाल लेंगे। चारों देवरानियों ने शिवानी को स्विट्जरलैंड घुमाने का पक्का मन बना लिया था। बस फिर क्या था, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसी दिन उन्होंने 3 दिन बाद की फ्लाइट बुक की और
3 दिनों के बाद ही वो स्विट्जरलैंड जाने को निकलने लगी कि तभी 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? ये बैग और सब कुछ खैरियत तो है? हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या? क्या? माँ जी ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे कोई टीवी सीरियल चल रहा हो। हम जा रहे हैं, बाय। चारों देवरानियों ने शीतल को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और वो चारों ही एयरपोर्ट पहुंच गई और कुछ ही घंटों के बाद वो स्विट्जरलैंड भी आ गई, जहां उन्होंने कुछ देर आराम किया और फिर उन्होंने घूमने का मन बनाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं सच्ची में स्विट्जरलैंड में हूँ। ये पहनो भाभी, अभी तो घूमना बाकी है। नहीं नहीं, इतनी छोटी सी ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी। अरे लो भाभी, ये इंडिया नहीं है, यहाँ सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और सभी को यही पसंद भी है। पहन लो, आज हम गर्म जगहों पर घूमेंगे और कल को हम जाएंगे बर्फीली जगह में। अब पहनो। तानी की बात को सुनकर शिवानी ने शॉर्ट ड्रेस पहन ली, जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी और फिर उन्होंने स्विट्जरलैंड घूमना शुरू किया। सबसे पहले वो एक फूलों वाले गार्डन में गई, जहाँ उन्होंने बहुत फोटोज लिए। माँ देख रही हो कैसे छोटे कपड़ों में एंजॉय हो रहा है? हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। आने दे इन्हें, तू इनसे तो मैं एक एक चीज का हिसाब लूंगी। एक तरफ आरती और शीला जल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पांचों देवरानी जेठानी मजे कर रही थी। फ्लावर गार्डन में जाने के बाद वो स्विट्जरलैंड के मशहूर रेस्टोरेंट गई, जहाँ से उन्होंने खाना खाया। भाभी आप कुछ लो या ना लो, लेकिन यहाँ की कॉफी जरूर लेना। सच्ची में ऐसी होती है ना कि जन्नत भी फेल है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कॉफी जरूर लूंगी। शिवानी ने स्विट्जरलैंड की कैपेचिनो भी पी, जिसके बाद वो वहां के और भी सुंदर नजारे देखने को गई। यकीन नहीं होता कि दुनिया इतनी खूबसूरत भी है, सच्ची। अभी तो और भी बहुत नजारे हैं जो हम कल देखेंगे। पांचों बहुएं अब खूब घूमी फिरी और आज के दिन वो स्विट्जरलैंड के बर्फीले इलाके में थी। वाह, यकीन नहीं होता, कितनी अच्छी बर्फ है। भाभी चलो स्नो फाइट करते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो ये लो फिर। सभी बहुएं ऐसे ही खेलने लगी। वहां अब शीला को बिना शिवानी के घर में दिक्कत लगने लगी थी। ऐसे ही बहुओं ने स्विट्जरलैंड में 2-4 दिन एंजॉय किए और आज वो सभी गौतम के होटल में पहुंच गई, जहां शिवानी की हालत खराब देखकर गौतम हैरान हो गया। अरे शिवानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? आपने ही हमारी भाभी का ख्याल नहीं रखा। महीनों गुजर गए, आपने कभी इनसे फोन पर बात की या कभी इनके लिए यहाँ से कुछ भेजा? आप जानते थे कि आपकी माँ को भाभी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इनकी तरफ को कोई फिक्र नहीं दिखाई। ये तो अच्छी बात नहीं है ना जेठ जी। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि मेरी शिवानी को अपना लेगी, लेकिन अब भाभी का ख्याल आप खुद ही रखिए। हम यहाँ इनको लाए ही इसलिए थे कि ये आपके साथ रहें। भाभी अब आप अपने पति के साथ रहिए, हम चारों आज इंडिया चले जाएंगे। अरे लेकिन। हाँ शिवानी, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें अब अपनी माँ के पास नहीं भेजूंगा, तुम यहीं रहना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शुक्रिया, तुम चारों मेरी जिंदगी में किसी भगवान से कम नहीं आई हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी देवरानियां मिली। माँ को मेरा नमस्ते कहना। शिवानी अपनी देवरानियों को गले मिली और फिर वो चारों इंडिया वापस आ गईं। जब वो इंडिया लौटी तो शीला मुंह लटकाए हुए बैठी थी। आ गई तुम? शिवानी कहाँ है? शिवानी भाभी नहीं आई, वो अपने पति के साथ है, जिनसे उन्होंने शादी की, वो उन्हीं के पास है। क्या? आप क्यों इतना चौंक रही हो? आप तो बड़ी ही खुश होगी ना उनके चले जाने से। मेघा की बात का शीला पर कोई जवाब नहीं बना, वो बस मुंह देखती रह गई। शिवानी की अच्छाई और अहमियत शीला को अब उसके जाने के बाद पता चली थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शिवानी स्विट्जरलैंड में अपने पति के साथ अब खुशी खुशी रह रही थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।